निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही नहीं है। यानी कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन आपको गलत दे रखा है, ये आपको पूछा है। और लास्ट बार जो सीटी की एग्जाम हुई थी आपकी ग्रेजुएशन लेवल की, जिसमें सेट सी में ये प्रश्न आपको पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है और बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कालीबंगा सभ्यता की अपन बात करें तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता है कहाँ पर? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नदी कौन सी है आपकी? घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी अपन जानते हैं। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, ये कालीबंगा शाब्दिक अर्थ होता है। 2009 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, जबकि 1961 में इसके ऊपर 90 पैसे का डाक टिकट कालीबंगा सभ्यता के ऊपर जारी किया जा चुका है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, कालीबंगा सभ्यता की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी आपकी एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी की फुल फॉर्म क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, लुइगी पियो टेसीटोरी, या इसको लुई पास्टर टेसीटोरी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, और इस जानकारी की पुष्टि किसने की थी? ओरियन स्टील नाम के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा की गई थी। और कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खोज, यानी वास्तविक जो खोज करता है वो कौन? आपके अमलानंद घोष है। अमलानंद घोष ने 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और इसके उत्खनन के कार्य की बात करें तो 1961 से लेकर के 1969 यानी 1961 से 69 के बीच में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन का कार्य किया गया था। अब देखिए, इसके उत्खनन में कई व्यक्तियों का योगदान है, जिनमें सबसे प्रमुख आता है आपका बीबी लाल और बीके थापर। ठीक है, बीवी लाल और बीके थापर। ठीक है, ये दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। बीवी लाल और बीके थापर। बीवी थापर ने तो कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम भी बताया है। जो रेडियो कार्बन पद्धति है, C14 कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इसका जो कालक्रम है वो थापर ने कितना बताया है? 2300 ईसा पूर्व इसका कालक्रम बताया है, और यही कालक्रम है वो मुख्य रूप से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा इनको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया था। अब यहाँ पर कुछ अवशेष दिए गए हैं, जैसे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ पर भी साक्ष्य मिले हैं। तो साक्ष्य यानी कि अवशेष, कौन कौन से अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आपकी नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और कैसी सभ्यता थी? आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, और मापतोल के बाट के साक्ष्य भी मिले हैं, तांबे के पशु के साक्ष्य भी मिले हैं। और जो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं ये पूर्व हड़प्पा काल के होने का प्रमाण यहाँ पर बताते हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है उससे पहले के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। जो भूकंप में जो दीवारों में दरारें मिली है उनसे ये पता चलता है। इसके अलावा यहाँ से ऊँट की अस्थियाँ भी मिली है, और तंदूर का चूल्हा भी मिला है। और ये तंदूर का चूल्हा बिल्कुल उसी प्रकार का मिला है जैसा आपका ईरान में मिला है। तो ईरान से संबंध दर्शाने वाली वस्तु कौन सी है? तंदूर का चूल्हा है। और KUR कैनेडी नाम के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इससे कालीबंगा सभ्यता का जो विनाश का कारण है वो संक्रामक रोगों को माना है। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, बात करते हैं इनके ऑप्शन की। कालीबंगा सभ्यता से ऊँट की अस्थियां मिली हैं, बिल्कुल ऊँट की अस्थियां मिली हैं। तांबे के पशु के साक्ष्य मिले हैं, मापतोल के बाट मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि दोनों कथन आपको इसमें सही दिए गए हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट एलपी टेसीटोरी ने की थी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो जानकारी है वो एलपी टेसीटोरी के द्वारा दी गई थी, और वास्तविक जो खोज करता है वो अमलानंद घोष है 1952 में। लेकिन एक बार इसको आप छोड़ दीजिए, आगे देखिए, प्राक हड़प्पा अग्निवेदिकाएं के साक्ष्य बिल्कुल मिले हैं। जो अग्निवेदिकाएं हैं आयताकार चबूतरे के ऊपर 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। और ये जो कथन है इसको भी आप गलत नहीं बता सकते, यानी ये कथन है वो भी आपका सही होगा। इसलिए पिछली बार जो सीईटी की एग्जाम हुई थी इसमें इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके का कोई भी प्रश्न आता है तो वहां पर आप इन दोनों में से ये आंसर होना था, क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, और इन दोनों में से आंसर होना था। लेकिन जो एलपी टेसीटोरी है सबसे पहले जानकारी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। बाद में हड़प्पा सभ्यता के रूप में इसकी जो खोज करने का कार्य है वो अमलानंद घोष ने किया था। लेकिन ये भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसलिए ये कथन आपका दोनों है वो सही होने की दिशा में जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न आपका डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, ए तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए तारकिन का दरवाजा कहाँ पर है? देखिए, ए तारकिन के दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के शासक हुए हैं इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश के द्वारा जो नागौर के ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी हैं उनकी याद में इस एतारकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। और आगे चलकर बाद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, तो वो इसी एतारकिन के दरवाजे का इससे प्रेरित होकर ही अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो ये एतारकिन का दरवाजा कहाँ पर आपका नागौर में है और इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी की स्मृति में। फिर देखिए अगला प्रश्न, आहड़ आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। बाह्य संपर्कों का मतलब क्या है? यानी भारत से बाहर कौन सी सामग्री से संबंध है वो प्रदर्शित होता है, ये आपको बताना है। देखिए आहड़ की बात करें तो यहां पर ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें लेपिस लाजुली जो पत्थर है, लेपिस लाजुली पत्थर, ये आपको बाहर से जो संपर्क है उसकी सामग्री को प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? देखिए लेपिस लाजुली पत्थर है, इसके अलावा यहां से एक बिना हत्थे का जलपात्र मिला है, बिना हत्थे का जलपात्र। पानी पीबड़ कोपड़े को नहीं बगा है, बस वो कोपड़े है लेकिन उसके क्या है आपका हत्था नहीं लगा हुआ है, यानी जल पीने का पानी पीने का कोपड़े मिला है लेकिन उसके क्या है हत्था नहीं है, यानी बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। और बिल्कुल ऐसा का ऐसा जो जलपात्र है वो आपका ईरान और बलूचिस्तान से मिला है। तो ईरान और बलूचिस्तान यानी कि बाह्य संपर्कों से सामग्री का अवशेष ये यहाँ पर दर्शाता है। तो एक तो लेपिस लाजुली पत्थर है और एक बिना हत्थे का जलपात्र है। ये बात आपको आहड़ सभ्यता के बारे में ध्यान में रखनी है, जो कि भारत से बाहर यानी जो लोग हैं उस समय का वो भारत से बाहर भी आयात निर्यात करते थे, इस बात की जानकारी देते हैं। इसके अलावा आहड़ से ही गंदे पानी के निकासी के लिए किसका प्रयोग होता था? चक्करकूप का प्रयोग होता था। तो ये आहड़ सभ्यता के बारे में आपको ध्यान रखनी है। और आहड़ सभ्यता में जो मृत भांड मिले हैं वो लाल और काले रंग के जो मृत भांड मिले हैं जिनको उल्टी तपाई विधि से तैयार किया जाता था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अनाज संग्रहित करने के जो मिट्टी से बने हुए पात्र हैं जिनको गोरे और कोठे कहा जाता है, गोरे और कोठे जो अनाज संग्रहित करने के लिए मिट्टी से बने होते थे, इनका संबंध भी किसी से आपका आहड़ से है। तो यहाँ पर लेपिस लाजुली पत्थर हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? महाभारत में कहां पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख किया गया है, यह आपको बताना है। आरपीएससी के द्वारा 2022 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा बिनसन ऑप्शन में आ सकता है या फिर विनाशना भी ऑप्शन में आ सकता है, विनसन या फिर विनाशना, एक ही बात है, ठीक है। और सरस्वती नदी है, इसी के किनारे का जो स्थान है इसको वैदिक काल में ब्रह्मवर्त नाम से भी जाना जाता था। कब? वैदिक काल में सरस्वती नदी यानी जो गगन नदी है, सरस्वती नदी है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है इसको ब्रह्मवर्त नाम से भी पुकारा जाता था वैदिक काल के अंतर्गत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 20 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा, आरपीएससी ने 2022 में यह प्रश्न पूछा था। देखिए कौसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है, यानी कि कौन सी भाषा में है ये आपको बताना है। कौन सी भाषा में लिपिबद्ध है? देखिए लिपि तो है वो तो इसकी कौन सी है? ब्राह्मी है। अगर आपको लिपि पूछा जाए तो वो तो है ब्राह्मी, लेकिन आपको लिपि न पूछकर यहाँ पर किस भाषा की बात हो रही है, यानी कि भाषा पूछा है तो भाषा कौन सी है यहाँ पर? आपकी संस्कृत भाषा है, ठीक है, संस्कृत भाषा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोसुंडी शिलालेख की बात हो रही है तो गोसुंडी शिलालेख वैसे अगर बात की जाए है कहां पर, तो चित्तौड़गढ़ में एक आपका गोसुंडी गांव है, वहां से एक शिलालेख मिला है, इसलिए इसको गोसुंडी शिलालेख के नाम से जानते हैं। कौन से काल का है? तो यह आपका 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, यह भी पूछा जाता है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है गोसुंडी शिलालेख। और ये राजस्थान में आपका जो भागवत संप्रदाय है, या यूं कहें कि वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है गोसुंडी शिलालेख के बारे में। संस्कृत भाषा है और लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? अभी अपनी बात की थी, वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेख या शिलालेख कौन सा है आपका? तो गोसुंडी का है, ठीक है। ये भी आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? A.M. हेरोन के द्वारा किया गया है। A.M. हेरोन, देखिए A.M. हेरोन ने 1952 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी। 1952 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, द जियोलॉजी
ऑफ सेंट्रल राजस्थान नाम से इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें राजस्थान में जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं उनका आधारभूत वर्णन A.M. हेरोन के द्वारा किया गया था। और पुस्तक का नाम कौन सा है? द जियोलॉजी ऑफ सेंट्रल राजस्थान। और 1971 में इनकी मृत्यु हो गई थी दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के अंतर्गत आपकी जो नीलगिरी की पहाड़ी है वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो A.M. हेरोन क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाण काल कुठार या हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी की खोज की? सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से, यानी कौन सा वो स्थान है जहां से राजस्थान में पूर्व पाषाण काल की हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी की खोज हुई है? देखिए खोज की किसने है? तो C.A. हेकर के द्वारा। किसने खोज की? तो C.A. हेकर। यह प्रश्न भी आ सकता है परीक्षा में, ठीक है। पूर्व पाषाण काल की हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी की खोज किसके द्वारा की गई थी? C.A. हेकर के द्वारा। और कहां से की गई है? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से इस हस्त कुठार कुल्हाड़ी की खोज की गई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और वर्तमान में कहां पर है ये? वर्तमान में ये हस्त कुठार जो कुल्हाड़ी है कहां पर आपकी कोलकाता संग्रहालय में रखी हुई है। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ आपको सभ्यता का नाम दे रखा है और वो पुरातात्विक स्थल है, सभ्यता है, वो इसके उत्खननकर्ता इसके कौन है? आहड़। तो आहड़ एसटी सांकलिया, बिल्कुल आहड़ का एसटी सांकलिया है। देखिए एसटी सांकलिया तो है लेकिन और भी कई व्यक्ति हैं आहड़ से संबंधित। एसटी सांकलिया को क्या बोलते हैं? हंसमुख धीरज कुमार सांकलिया। और इसके साथ में एक थे वी.एन. मिश्र। इन्होंने 1961 में यानी 1961 में आहड़ की उत्खनन करने का कार्य किया था। लेकिन इससे पहले ही 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इस आहड़ का उत्खनन करने का कार्य किया था। और अक्षय कीर्ति व्यास है वो भी आहड़ से संबंधित है, एसटी सांकलिया भी आहड़ से संबंधित है। और 1954 में R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा भी उत्खनन का कार्य किया गया था। और राजस्थान सरकार की तरफ से आपके P.C. चक्रवर्ती और विजय कुमार, ये दोनों राजस्थान सरकार की तरफ से जो उपस्थित होने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्खनन का कार्य किया था। तो इतने व्यक्ति हैं जो कि आहड़ से संबंधित हैं। लेकिन एसटी सांकलिया भी बिल्कुल थे, ये आपका गलत नहीं है। उसके बाद देखिए, इसको छोड़ दो एक बार, बेराट का D.R. साहनी ये सही है, बागोर का V.N. मिश्र ये भी सही है, ओजियाना का K.N. पुरी ये गलत है। ओजियाना का K.N. पुरी नहीं होगा, बल्कि ओजियाना का क्या होगा? B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी। B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी ये इसके उत्खनन करता है, ठीक है। तो ओजियाना आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, यही आपसे पूछा गया था। देखिए आहड़ की बात करें तो आहड़ कहां पर आपका? उदयपुर में है। ओजियाना कहां पर है? भीलवाड़ा में है। बेराट जयपुर में है। और बागोर भी कहां पर आपका? भीलवाड़ा में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एसटी सांकलिया है, आहड़ से संबंधित है। A.K. व्यास भी कहां से संबंधित है? आपका आहड़ से संबंधित है। अगला देखिए, आलनिया कहां पर आपका? कोटा में। तो राजस्थान में आलनिया कोटा से प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखिए आलनिया कोटा की बात हो रही है, तो कोटा की मैं आपको बता चुका हूं, चित्रों की बात हो रही है। यानी कि कोटा जो चित्र शैली है वो किसकी? आपकी हाड़ौती चित्र शैली की उपशैली है। हाड़ौती चित्र शैली की उपशैली है। कौन सी चित्र शैली? कोटा चित्र शैली। और कोटा चित्र शैली के अंतर्गत जो मुख्य रूप से दृश्य है वो किसके हैं? शिकार के दृश्य हैं। और कोटा चित्र शैली में जो शिकार है वो महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। ये इसकी खासियत बात है, ठीक है। महिलाओं को शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली में दर्शाया गया है? कोटा चित्र शैली में दर्शाया गया है। इसलिए शिकार के दृश्य और नारी सौंदर्य का जो सजीव चित्रण है ये आलनिया कोटा से प्राप्त हुए चित्रों में है। तो आलनिया कोटा से प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा खोज की गई थी। यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में, ये डेट आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? नहीं, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है वो शुरू कब हुआ था? 1871 में। और किसने शुरू किया था? तो A.C.L. कार्लाइल के द्वारा। A.C.L. आपको केवल कार्लाइल नाम है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। कार्लाइल के द्वारा सबसे पहले राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का कार्य इन्हीं को जाता है श्रेय। और राजस्थान में अगर पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना पूछे, यानी राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में राजस्थान में पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो जयपुर में हुई थी। अब राजस्थान राज्य पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग का कार्य क्या है? तो राजस्थान के जो सांस्कृतिक धरोहर है उनकी खोज करना, उनका सर्वेक्षण करना और उनका प्रचार प्रसार करने का कार्य यह राजस्थान
पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ये कार्य करता है। तो 1950 में इसकी खोज हुई थी और 1871 में ये सर्वेक्षण करने का जो कार्य है वो SCL कार्लाइल को जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, अशोक काल के भी पूर्व का माना जाता है, बड़ली का शिलालेख ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक 2022 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बड़ली शिलालेख अशोक के काल से पूर्व का है, यानी कि आपका 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बड़ली शिलालेख है वो कब का है? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, ठीक है, ईसा पूर्व का। और कहां से मिला ये? अजमेर से। अजमेर का जो बड़ली गांव है, अजमेर के बड़ली गांव में मिलोत माता का मंदिर है। कौन सी माता का? मिलोत माता का मंदिर है, मिलोत माता का मंदिर है, वहां से इस शिलालेख को प्राप्त किया गया है, बड़ली शिलालेख को। और अगर इसकी लिपि पूछे, इसकी लिपि कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपकी ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी पांडुलिपि में ये जो शिलालेख है, बड़ली शिलालेख, वो लिखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैं जो साथ साथ में फैक्ट बताता हूं वहां से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, बड़ली शिलालेख है और अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। कहां पर स्थित है? अजमेर में। ये 2022 में ये प्रश्न आया था। और अगला ये प्रश्न देखिए, बड़ली स्टोन एपिग्राफ। एपिग्राफ का मतलब क्या है? शिलालेख। बड़ली स्टोन मतलब बड़ली शिलालेख चिन्हित किया गया कौन सी लिपि में? देखिए यहाँ पर लिपि पूछा गया है, तो अभी अपन ने बात की थी ब्राह्मी पांडुलिपि में। बात की था ना, मैंने आपको बताया था बड़ली शिलालेख है, यह आपका अजमेर के मिलोत माता मंदिर से प्राप्त हुआ है, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। तो ये ब्राह्मी लिपि का देखिए आप 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मैं जो आपको साथ साथ में फैक्ट बताता हूं उसको भी आप ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि वहां से भी प्रश्न वो एग्जाम में पूछा जाता है। जो 2-3 प्रश्न वो एक जैसे होते हैं, वो सारे प्रश्न मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करता हूं, उनके साथ में जो फैक्ट बनते हैं वो आपको मैं साथ में बता देता हूं, ताकि एक क्वेश्चन वो कई बार यहाँ पर रिपीट ना हो। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखा कीजिए, क्वेश्चन के साथ में आपको जो फैक्ट बताए जाते हैं उनको भी आप ध्यान से सुने।